सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, विक्रम मिस्री साहब विदेश सचिव ने पूरी जानकारी दी, लेकिन लगातार क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसे बात नहीं हुई है, देश भी सुनना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो ऑपरेशन सिंदूर है और ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, क्योंकि ये किरण रिजिजू साहब ने भी कहा कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, क्या हम माने कि युद्ध स्तर पर भारत पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, क्योंकि 15 शहरों पर उसने बीती रात भी हमला करने की कोशिश की, हमने सबको नाकाम किया है और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि भारत के 15 शहरों पर टारगेट करने का पाकिस्तान ने प्रयास किया, जिसे भारत की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और लाहौर के एयरबेस का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं अंजना जी, जो इस विषय की टेक्निकलिटी को बताएंगे। जैसे अभी टेक्निकल एक्सपर्ट बता रही थी और दो आपके पास आर्मी के पूर्व अधिकारी बैठे। मैं इसका दूसरा पक्ष बताना चाहता हूं। आप सोचिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां रही उनका क्या बदलाव आया। हमारी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया तो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, यानी हमारा घरेलू रक्षा उत्पाद। और आज स्थिति यह है कि हमारे लगभग 73 से 74% इक्विपमेंट केवल भारत में बनते हैं। आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं और 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां दो चीजें आई, एंटी मिसाइल सिस्टम और ड्रोन। अब यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कुछ समय पहले, आपको ध्यान हो अंजना जी, आपके चैनल पर बैठ के ज्ञान देते थे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हम खुल के यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। रशिया के पास S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में माना जाता है। आज वही सुदर्शन चक्र के रूप में हमारे पास है और जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई इन 15 शहरों पे होने वाले अटैक को काउंटर करने में। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, हम क्वाड के मेंबर हैं, उसके बावजूद रशिया ने हमको S-400 दिया है। यह सरकार की दक्षता होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास होती है, आर्मी के पास, पर सरकार का काम होता सुरक्षित करना। अब ड्रोन की बात आई, हम रशिया से S-400 ले रहे हैं, फिर भी अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। और प्रीडेटर ड्रोन हम पाने वाले नेटो के बाहर के एकमात्र कंट्री है जिससे एग्रीमेंट हुआ है। तो आप ये देखिए कि भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का जो एक दीर्घकालिक योजना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोदी जी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में की थी। और शायद बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, मैं डिफेंस कमेटी का भी मेंबर था, इसलिए मुझे पता है कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पिछले कई सालों से पहले से चल रहा था, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन की व्यवस्था भारत के पास है। तो इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत को सामरिक दृष्टि से कितना मजबूत किया जा सकता है, यानी डिप्लोमेटिक डायमेंशंस को मजबूत करते हुए भारत को मिलिट्री वाइज कितना स्ट्रांग किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था सरकार ने करके रखी थी। और यह कारण है। अब यहां पे एक और बात भी है, वैसे देखिए एक्सपर्ट्स बोलेंगे, जो चाइना का सिस्टम है वो HQ-9 और 16, यहां पर कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है कि अगर वो इतना इफेक्टिव था तो हमारे जो मिसाइल के अटैक हुए उसको काउंटर करना चाहिए था। उसका एक और कारण भी हो सकता है कि भाई चाइना का क्लेम था, पर अगर रियल वॉर में उसके सिस्टम का यूज हुआ है तो पहली बार हुआ है। तो अब यह भी दिखाई पड़ता है कई बार, जैसे अब मैं दर्शकों के सामान्य समझ के लिए कह दूं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो कहते हैं इतना एवरेज देगी, मगर जब आप रियल में रोड पे चलाते हैं तब आपको समझ में आता है कि एवरेज और मेंटेनेंस का जो दावा कंपनी का था वो कितना नियर टू रियलिटी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम को अगर देखें तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी क्या है और उनकी भी। वैसे यहां पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्हें बेहतर पता होगा, S-400 की जो कैपेबिलिटी है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ज्यादा है। अब दूसरी चीज आती है साहब, सेना के पास तो पहले भी क्षमता थी, मगर मैं ये फिर एक बात कहना चाहूंगा, हमारे इंजीनियर्स ने सैटेलाइट्स बनाए थे, हमने इंटर मीडियम रेंज और कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारी सरकार आने से पहले बनाई थी, मगर असॉल्ट राइफल नहीं बनती थी हमारे यहां, फाइटर प्लेन्स नहीं बनते थे। किसी के समझ में आ सकता है, इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकारें उन्हें बनाना नहीं चाहती थी, कोई भी कारण रहा हो, कंपल्शन रहा हो, मैं इस समय दोष नहीं दे रहा हूं। मगर मोदी जी की सरकार ने आज बनाने का प्रयास किया तो आर्म्स एंड एमुनेशन के लगभग हर डायमेंशन में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इसके लिए हमारी सरकार की नीति, हमारी सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति, हमारी सरकार की डिप्लोमेटिक नीति, उसने आर्मी के मनोबल को, यानी तीनों सेनाओं के मनोबल को स्ट्रांग करने और उन्हें सशक्त करने का उदाहरण दिया। एक अंजना जी मैं और याद दिलाना चाहता हूं, जल्दी से, अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान
दर्शकों को न याद हो तो मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अचानक एक मैसेज आया था कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। सब लोग घबरा गए थे कि अरे पता नहीं क्या चीज बंद होने वाली है, मगर शायद लोगों को न याद हो तो याद दिला दूं, वो 12 बजे आकर मोदी जी ने बताया क्या था कि भारत ने अर्थ की लोअर ऑर्बिट में आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, और यह हासिल करने वाले हम दुनिया के सिर्फ चौथे देश हैं। अब कोई यह कहेगा कि इसकी प्रधानमंत्री को इसकी आवश्यकता क्या थी बोलने की, तो वो इसलिए थी हम सिर्फ चौथे देश हैं। उससे क्या होता है, जब भी कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल आएगा तो वो लोअर ऑर्बिट से आकर नीचे आएगा, और अगर आप उसको सटीकता से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आप अपने शहरों को और इंस्टॉलेशंस को बचाने की एक बहुत मजबूत क्षमता रखने वाली कैटेगरी के देश में आ जाते हैं, जो सिर्फ 4 देशों के पास है। इसीलिए सब लोग जो एटॉमिक वेपन और ये सारी बातें कहते हैं, इन चीजों की व्यवहारिक बात अलग है और जो यथार्थ की टेक्निकल बात है वो अलग है। इसलिए इस विषय को समग्र रूप से देखेंगे। और एक और बात देखिए, भारत ने तो यह कह दिया कि हमने तो टेररिस्ट को हेडक्वार्टर को किया है। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जवाब क्या देगा कि उसने भारत के कौन से चीज को टारगेट किया और क्यों टारगेट किया। हमने यह भी बताया टारगेट किया, और हमने यह भी बताया क्यों टारगेट किया। यह जवाब आज पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देना बहुत मुश्किल होगा। 3 बड़ी बात है जिस पर अब मैं चर्चा आगे ले जाना चाहती हूँ। एक तो आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो S-400 हो जो हमने रूस से लिया, हालांकि थोड़ी बहुत अमेरिका कर रहा था उस समय, लेकिन हमने प्रेडेटर ड्रोन्स भी उनसे लिए हैं। इजराइल से हमने जो ये हैरप ड्रोन्स लिए हैं वो आज काम आ रहे हैं। तो सब कुछ अपना जो रेलेवेंस है उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई थी, और इसीलिए सेना को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। दूसरी सबसे दिलचस्प बात आपने जो कही उससे हिंदुस्तानियों का दिल बाग बाग हो रहा होगा कि पाकिस्तान तो खैर चाइनीज माल के भरोसे बैठा है, इसीलिए उनका डिफेंस सिस्टम, हमारे जितने मिसाइल्स गए, स्कैल्प, हैमर, ड्रोन्स, किसी को वो रोक नहीं पाए। और जो हमारे सुसाइड ड्रोन्स वहां पर गिर रहे हैं उसको देख देख के वो कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय किया है। वो खुद ही सुसाइड ड्रोन्स है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। इजराइल से ये ड्रोन्स हमने पहले ली हुई हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो स्काई स्ट्राइकर्स का भी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन तीनों जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे जल्दी जल्दी ले रहे हैं। आप जनरल मेस्टन इसको किस तरह से बताएंगे, क्योंकि मेरी नज़र में तो अगर वो 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कई जगह पर, अगर इन 13 राज्यों में आप देखिए, 5 राज्यों में देखिए तो जो 15 जगह हैं वहाँ पर, उसमें से कई सारी 13 मिलिट्री जगह थी जहाँ पर, एक बार वो नंबर्स भी चला दीजिएगा, हमारे दर्शकों को दिखाइए। वो कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करें। तो ऐसे में कितनी बड़ी ये कामयाबी है। S-400 एकदम सतर्क, सब कुछ तैयार। हम उनका डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गया ना सर, हमारे सारे मिसाइल्स गए और ऑन पॉइंट हिट करके। अंजना, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूँगा। पाकिस्तान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्कुल ध्वस्त हो गई, और उसका श्रेय जाता है पूरा अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम को, कोई शक नहीं है। और इसमें तमाम हमारे पास जो वेरी शॉर्ट रेंज से शॉर्ट और उसके बाद मीडियम और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। सबसे लंबा है जो लॉन्ग रेंज में आ जाता है वो S-400 है। फिर हमारे पास सारी मिसाइल सिस्टम्स हैं, बराक 8 है, उषा AK है, आकाश है, इतनी सारी मिसाइल सिस्टम्स हैं। कहने का मतलब है ये मल्टी टियर्ड और मल्टी लेयर्ड है। तो पाकिस्तान ने जो कोशिश की है 15 शहरों पे मिलिट्री बेसिस पे हमला करने की, नाकाम हो गया। तो आज पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी खत्म, दूसरा उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी। देखिए, एक सेना में एक ऑफेंस होता है, एक डिफेंस होता है। डिफेंस भी उसकी हमने क्षतिग्रस्त कर दी है। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि हमारे हीरोन्स ने जाके उनको डिस्ट्रॉय किया, वो उनका SEAD किया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स, खत्म, उनके रडार्स को ध्वस्त किया, और कितनी इफेक्टिवली किया, पिन पॉइंटेड टारगेट। और अभी आपने फॉरेन सेक्रेटरी को भी सुना, हमारे प्रिसाइज ओरिएंटेड टारगेट है, प्रिसीजन ओरिएंटेड है, तो बहुत ही सक्सेसफुल है। और आज पाकिस्तान अब घुटने पे आ गया है। मेरे को लगता है 1-2 दिन के अंदर बहुत कुछ फर्क होगा, शायद मुनीर को भी शायद आउट हो सकता है, बाहर हो सकता है। बिल्कुल, अपने ही लोग जब समझ जाएंगे ये उसके कि क्या उसने किया है, गर्त में पूरे देश को डाल दिया है। जनरल दयाल, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्या युद्ध शुरू हो गया है? बिल्कुल अंजना, देखिए, जब कल हमने बात की थी, आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम, याद होगा आपको, हमने कहा था कराची में दिवाली मना देंगे।
तो पाकिस्तान ने और हमने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे मिसएडवेंचर टाइप एक्टिविटी करेगा, उसके पास कोई कंक्रीट ऑफेंसिव पावर है नहीं, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, 3 लेयर्ड है, डिफरेंट है, बार बार हम बता चुके हैं। और S-400 तो हमने इतनी यूज भी नहीं की होगी, बिकॉज वो तो हमारा स्ट्रैटेजिक वो है, जब वो स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स फायर करेगा, जब वो F-16 वगैरह को लाएगा हवा में, तब मारेंगे ना। हमारे पास और बहुत सिस्टम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वो है। ग्राउंड पे हमारी सेंसिटिविटीज हैं, उन पे हमारी इन्फेंट्री ऑलरेडी उनको ऑक्यूपाई कर चुकी होगी, मेरा मानना ये है। और जहां तक एयर है, वो एयर पेट्रोलिंग के जरिए कोई किसी किस्म की नेवल, तो पूरी नाकाबंदी करके हमने तैयारी की थी, उसने फिर भी मिस एडवेंचर किया, और उसका आज हमने इतना करारा जवाब दिया है। अब देखिए, मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाता हूं, 1971 में 3 दिसंबर को जैसे ही उसने हमारी एयर वायलेशन की थी, हमारे देश ने रात को पार्लियामेंट ने बैठ के पार्लियामेंट में युद्ध डिक्लेयर कर दिया था। मैं मानता हूं आज पाकिस्तान ने हमारे पूरे कोई स्टेट नहीं छोड़ा, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, कोई टाउन नहीं छोड़ा, श्रीनगर, जम्मू, अगर आप जाए पठानकोट, उसके बाद अमृतसर, जलंधर, उसने तो सब किया ना। और पूरे राजस्थान में आ जाइए, देखिए नल और फलौदी, वो उसकी जहाँ जहाँ हमारे या तो हमारी एयर डिफेंस, या तो हमारी एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयर बेसिस हैं, उस पर उसने अटैक करने की कोशिश की है। उसने कार्रवाई कर दी, हमने उसका काउंटर कार्रवाई की है, लेकिन इनिशिएटिव हमने वापस लिया है। तो इस इनिशिएटिव को बरकरार रखते हुए मेरा मानना यह है, आज रात को पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए। और जो हमने आज दिन में एक, अगर आपने देखा हो कि जो उनका स्टेडियम है, अगर उसकी आप तस्वीरें दिखाएं, देखिए हमारे ड्रोन्स ने कितनी प्रिसाइजली उनके स्टेडियम को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और अगर पूरे के पूरे अगर आप रावलपिंडी के स्टेडियम को देखेंगे, इतना बड़ा एरिया है और उसमें कितनी डिस्ट्रक्शन की है। ठीक इसी तरह हमने लाहौर में भी तो उसके एयर डिफेंस को, और देखिए अंजना, जब हमने अटैक किया था ना, हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ना, उसने उसके सारे सिस्टम्स को स्प्रेस कर दिया था, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जो पिकअप करते हैं रडार्स वगैरह, वो स्प्रेस थे। ठीक है, और इसीलिए जल्दी से अभिषेक मातिमान जी से एक कमेंट जल्दी से ले लें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अगले मेहमान है, जल्दी से दिखा दीजिए जरा, क्योंकि आज एक बहुत बड़े अटैक को हमने फॉइल किया है, इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आई थिंक सर आपका गलत नाम मुझे, आप अभिषेक मातिमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं। ग्रुप कैप्टन राजीव कुमार नारंग जी। अंजना जी, मैं 4 विषयों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो इशू रेज किया गया था आत्मनिर्भरता पर, हमारे काफी आत्मनिर्भर प्रोग्राम शुरू हुए, जो ड्रोन्स में हुए, काउंटर ड्रोन्स में हुए, मैन्ड फाइटर्स में हुए और मिसाइल्स में हुए। वो जो है रिजल्ट आज हमें देखने को मिला, जब हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों पर एक्यूरेटली स्ट्राइक कर पाए। दूसरी बात रही हमारे अनमैन्ड सिस्टम्स, वहां पर जाके टारगेट को आइडेंटिफाई करके बिना कोलेटरल और अदर मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ, बिना सिविलियन को मारे, उनके जो स्पेसिफिक टारगेट है उनकी छतों के बीच में से मारते हुए जाके हमारे टारगेट्स को मारा है। और तीसरा है जो हमारे इनोवेशन इनिशिएटिव्स पिछले जो 5-7 सालों से शुरू हुए हैं, जैसे मेहर बाबा कंपटीशन है, आईडेक्स इनिशिएटिव्स है, उसमें कई टेक्नोलॉजीज हमारी बनी है जो आज हमारी आर्म फोर्सेस को एम्पावर कर रही है। और चौथा विषय जो है सिनर्जी इन 3 सर्विसेज। देखिए, प्रधानमंत्री तीनों चीफ से मिले और तीनों चीफ ने स्ट्रेटजी बनाई, और वो स्ट्रेटजी बनाई जो हमारे देश के लिए बेस्ट है। और लास्ट विषय जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है एरियल टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस जो है दोबारा पुनर्स्थापित हो गई है। पहले लोग डरते थे कि एरियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो न्यूक्लियर बम फट जाएगा और वो प्रॉब्लम होगी। हमने रियलाइज किया कि हमने एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस किया है। सबसे पहले पुराने, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, सबसे पहले हमने बॉर्डर पोस्ट में अटैक किया, और पिछली बार बालाकोट में हमने डीप स्ट्राइक किया, और इस बार 9 उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं, जो उनके टेरर हब्स हैं, जो उनके टेरर क्रिएटर्स हैं,
जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पे अटैक किया, और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए सिविलियंस को लार्जली। तो इसलिए ये जो कैपेबिलिटी है ये हमें प्रोवाइड की गई है, हमारी एयर कैपेबिलिटीज, मैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजीज, एक पूरा भारत की जो कैपेबिलिटी है वो डिस्प्ले में रही है। और नेवी और आर्मी के साथ एयरफोर्स ने मिलकर एक ऐसा कार्य करके दिखाया है जो पहले असंभव लगता था। और इसके लिए एक चीज और सामने आई है कि हमें एक इंटेलिजेंस चाहिए। देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट मारना है तो आपके पास एग्जैक्ट बिल्कुल। लोकेशन